वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा होता है वाटर से कम। मोर देन वाटर, ये केमिकल मान में बता रहा है, थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइस मोर देन वाटर ड्यू टू इट due to its cake-like structure. Due to its cake-like structure. In turn due to हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वाटर का वॉल्यूम है आइस से ज्यादा होता है, क्यों होता है? इसकी केक लाइक स्ट्रक्चर के कारण होता है, और ये स्ट्रक्चर क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। स्ट्रक्चर क्यों पाया था बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पाया था। यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये वाटर की बात करें कि माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये वाटर है, ये एक वाटर से आइस में 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सबके आंसर 4 ही हैं। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए, ये 1 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.76 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1.76, तो कितना हो जाएगा? 2.76। From 1 molecule, from 1 water इरेजर वाले रिमूव कर लीजिए, आ जाए इरेजर वाले रिमूव कीजिए, आ जाए इरेजर यस सर, उसी से रिमूव कीजिए जो पेंसिल पकड़े हैं। अरे जो कलर किया है उसी से डॉट बनाइए इसमें ना, उस पे जो लिखा है उसी पे सर्कल मारिए, सर्कल ऐसे वहाँ ऐसे जो ऊपर यहाँ पे from 1 water molecule 4H2O is attached. In ice, एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन, देख बेटा, एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और 2 कोवैलेंट से। 4H is attached from 1 oxygen
by covalent bond and 2 by hydrogen bond. 2 by covalent bond and 2 by hydrogen bond. ध्यान रखिएगा, एक आइस में तो आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 वाटर और 4 ये बॉन्ड। Maximum density and minimum volume of ice is a ice का 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, इस वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पर आइस लिखे क्या कर दे रहा है, वाटर कर दे रहा है। at 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम वाटर की कब होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर अगर इसको एक ग्राफ से दिखाना चाहें तो ये है क्या, टेम्परेचर और ये है डेंसिटी। ये क्या है, डेंसिटी। तो ये ध्यान दो, ये टेम्परेचर बढ़ा तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, डेंसिटी घटने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ क्यों रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ क्यों रहा है? तो आंसर होगा कि जब आप पहले इसको गर्म करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूटने लगेंगे, टूटने लगेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। इसके बाद अगर आप इसको फिर से हीट करते हैं, फिर से हीट करते हैं तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगी। लेकिन इसके बाद अगर हीट दे रहे हैं या टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में उपयोग हो जाएगी। तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो डायरेक्ट ट्रांस मॉलिक्यूल नजदीक आ रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है और डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप दे रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और ठीक है। तो ये था, इतना पॉइंट छूट गया था तो हम सोचे कि एक करा दें, अगर जगह रही होगी तो वहीं आप पेज कर लीजिएगा, नहीं तो ये पेज वहाँ पे फिर से वहाँ पे चिपका लीजिएगा पढ़ के, तो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस कर गया था जल्दबाजी में, और इस तरह अपना उसमें एक्सटेंसिबल भाग ये क्या क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया था और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट वेरिएबल पे। Thermodynamic property which govern state of system या फिजिकल स्टेट कर सकते हो, फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम। ध्यान देना बेटा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मींस गवर्न फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम।
आपके पास कितने स्टेट वेरिएबल हैं? कितने? एग्जाम्पल में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। अब ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से सुनो। कितने स्टेट वेरिएबल लिखे हो? 4। 4 कब होगा? जब सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट है। जैसे मान लो आप प्योर वाटर ले हो, सपोज करो आपने प्योर वाटर लिया है, तो वहां पर तो कंसंट्रेशन है नहीं, क्या है? तो उसकी फिजिकल स्टेट फिर केवल किससे गवर्न की जाएगी? टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से। लेकिन अगर उसी वाटर में मान लो आपने शुगर मिला दिया या कुछ और मिला दिया, तो वो मिक्सचर हो गया। तो इसका मतलब आप कुछ मिला दिया तो मिक्सचर हो गया, और मिक्सचर का कंसंट्रेशन भी डिसाइड करेगा कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर एनी प्योर सिस्टम या सिंगल चीजें होगी तो फॉर मिक्सचर, फॉर मिक्सचर। तो अगर केवल एक चीज है, कोई प्योर चीज है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या प्योर आप यहाँ कर सकते हैं सिंगल कंपोनेंट। क्या कर सकते हो? सिंगल कंपोनेंट। तो अगर सिंगल कंपोनेंट है तो फिर आप इसको मानोगे, लेकिन अगर कंपोनेंट एक से ज्यादा है तो फिर वहां पर कंसंट्रेशन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन property which depends upon only initial and final stage, not the path followed. i.e., it is path independent. It is path independent. It is path independent. Path का डिपेंड नहीं करेगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल में तो यहां पर देखा जाए ऑल एबव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हीट एंड वर्क। पीछे आपने जितनी भी प्रॉपर्टी का नाम लिया है, जितनी भी प्रॉपर्टी का नाम लिया है, सभी क्या है? स्टेट फंक्शन। केवल हीट और वर्क को यहाँ पर ध्यान देना। मान लो आपका ये है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, आप बी तक आ रहे हैं, 3 रास्ते हैं। ठीक है, ये पाथ 1 है, P1, P2, P3। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो रहा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो रहा होगा। अब B तक आप जाए, P1 से आए, P2 तक, P2 वाले रास्ते से आए, P3 वाले रास्ते से आए। जब B पे पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं कि इस रास्ते से आए टेम्परेचर यहाँ कुछ और होगा, इससे आए तो कुछ और होगा, इससे आए तो टेम्परेचर कुछ
वही सेम चीज प्रेशर का है, वही सेम चीज वॉल्यूम का है, वही इंथैल्पी का है, इंटरनल एनर्जी का है, जो भी है। तो यहाँ पर मान लो जो भी रहा होगा ABCD या XYZ, यहाँ पर आएंगे कुछ दूसरा हो जाएगा। लेकिन आप इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर होना होगा वही होगा। हाँ, वर्क और हीट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वर्क क्या होगा आपका, एरिया अंडर कर्व होता है, तो आप ऊपर वाले रास्ते से आएंगे एरिया ज़्यादा कवर होगा, नीचे वाले से आएंगे एरिया कम कवर होगा, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है सभी क्या है सर, सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। केवल दो प्रॉपर्टी को छोड़कर, हीट एंड वर्क। एक बार जेई में पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। Which one question है, of the following is not state function? Which one of the following is not state function? एक बार नीट में पूछा गया था, which one of the following is state function? कौन सा आंसर गया इसमें? सी स्टेट फंक्शन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा ई होता है, ना। तो यहाँ पर तो ये वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन वर्क और हीट को जोड़ दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री टाइप। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, work is done by one part of system
on other part. सिस्टम के एक पार्ट के द्वारा किसी दूसरे पार्ट पर कोई वर्क न किया जाए। सिस्टम के एक पार्ट के द्वारा किसी दूसरे पार्ट पर कोई वर्क ना किया जाए। अगर ऐसा है तो कहा जाएगा कि सिस्टम आपका क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट should not flow from one part to other part. One part to other part. और केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नो केमिकल रिएक्शन शुड अकर। In between part of system. सिस्टम के दो पार्ट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर हीट फ्लो नहीं करेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पर कोई वर्क नहीं करेगा तो कहा जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा तो कहा जाएगा क्या कहा जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस की बात करें, ऑपरेशन बाय व्हिच system is carried out from one state to other state. तो ऐसा ऑपरेशन है, ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक प्रोसीड किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फॉलोइंग टाइप, क्या फॉलोइंग टाइप फॉलोइंग टाइप यहाँ पर गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेल्टा टी सिस्टम इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल्टा टी सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर बदले ही ना, तो उस सिस्टम उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिए यहाँ पर सिस्टम वर्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सिस्टम। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बदलेगा नहीं। जैसे सपोज करो आप इस कमरे में कोई चीज़ जला देते हो, जलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और आप चाह रहे हो टेम्परेचर बढ़ने ना पाए तो जलाए जा रहे हो,
तो जलाने की बात जो लोग कर रहे हैं, अगर उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए तो कंबसन है। कंबसन है एक्सोथर्मिक, कंबसन है एक्सोथर्मिक, मतलब कोई ऐसा प्रक्रम चल रहा है जिसमें हीट निकल रही है और तब भी आप चाह रहे हो टेम्परेचर ना बढ़े, तो आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करो जो हीट डेवलप हुई बाहर चले जाए। तो यहाँ का टेम्परेचर आपने क्या किया, मेंटेन कर लिया। टेम्परेचर क्या किया, मेंटेन कर दिया। लेकिन जो हीट बाहर गई है वो बाहर के टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक्सोथर्मिक था, यहाँ पर क्या था, एक्सोथर्मिक था, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप चाह रहे हो कि यहाँ टेम्परेचर कम होने पाए, फिर बाहर से आपको हीट लेना पड़ेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट फिर कर दिया, लेकिन बाहर का क्या हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, carried out isothermal bath। एग्जाम्पल में फिजिकल स्टेट अगर बदल रहा है, जैसे वहाँ पर कोई सॉलिड है, आप उसको मेल्ट करो, तो सॉलिड जब तक मेल्ट हो रहा है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जब तक मेल्ट कर रहा है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मेल्टिंग बंद हो गई, अब वो वेपर में कन्वर्ट, लिक्विड मतलब मेल्ट हुआ तो लिक्विड बदला, ठीक है। जब तक उसके बाद लिक्विड जब वेपर में बदलने लगेगा तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ बनाया जाएगा, ये यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर गैस। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पर उसका ऐसे बढ़ने का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इतने दूर में टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, जहाँ तक आपका लिक्विड लिखा गया है वहाँ पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं। बात है ना, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक फिर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ड्यूरेशन में लिक्विड मतलब ये पूरा सॉलिड क्या लिक्विड स्टेट में बदलता रहा और ये फाइनली यहाँ तक लिक्विड स्टेट में बदल गया, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर में इधर दिखा है, और यहाँ पर क्या फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे बेटा इसके बाद क्या आएगा, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, डेल्टा पी सिस्टम equal to 0। Carried out in open system। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, carried out in open system, ध्यान रखना बेटा। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन को बनते हैं। अब आपसे ये कहना चाह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस में, मतलब ये प्रोसेस आइसोबारिक है।
प्रेशर कांस्टेंट रखना है और ये कह नहीं रहा है कि प्रोसेस क्या है आपका आइसोबारिक है, तो फिर क्या करेगा कि प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कह दिया, इसका मतलब आपको प्रेशर वहां पर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोफोरिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V सिस्टम इक्वल टू 0 कैरिड आउट इन क्लोज्ड सिस्टम। कैरिड आउट इन क्लोज्ड सिस्टम। तो जो भी सिस्टम मतलब जो भी प्रोसेस क्लोज सिस्टम में प्रोसीड करेगा उसको आप क्या कहेंगे, आइसोफोरिक। यहाँ पर एडियाबेटिक, डेल्टा Q सिस्टम carried out in isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम में इसको प्रोसीड कराएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में इसको क्या करेगा, प्रोसीड कराएंगे। यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर ये इंसुलेटेड वाला मतलब हीट ना तो अंदर जाए, इंसुलेटेड का मतलब हीट ना तो अंदर जा रहेगा तो ठीक है, ये हो जाएगा। समझ जाओगे ना, हीट अंदर बाहर नहीं जा पा रही है, हीट बना के कट कर दिया गया है, ऊपर नीचे है, मतलब हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम को सडनली कंप्रेस कर दिया जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, और सडनली एक्सपेंड कर दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी घट जाए। इंटरनल एनर्जी बढ़ क्यों जाएगी सडनली कंप्रेस करने पर, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में। और सडनली एक्सपेंड किया जाए तो सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करेगा, जिसमें इंटरनल एनर्जी उसकी क्या होगी, घटेगी। तो इसको रिमूव करने क्या adiabatic process, in adiabatic process system is compressed suddenly follow internal energy, its internal energy increases, internal energy increases as system does work sorry system is surrounding as surrounding that work on
while if system expands suddenly, internal energy increases as system does work against surrounding. सिस्टम डज वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। ध्यान रखिए बेटा, अगर सिस्टम मतलब सडनली कंप्रेस करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगा, वो वर्क कन्वर्ट होगा किसमें? इंटरनल एनर्जी में। और अगर सडनली एक्सपेंड किया जाए तो सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करेगा, जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ये हो गया। आगे में एडियाबेटिक हुआ ना साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस carried out from one state to another through different paths. Carried out from one state to another कहा process returns to its initial state from different paths. Sorry, process return returns through different paths. यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोसेस अपने इनिशियल स्टेज पर डिफरेंट पाथ से लौट आता है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जैसे आप A से चले B पे आए और B से फिर A पर हो जाए, तो जाते समय आपका रास्ता ये था और लौटते समय ये था। इसको आप साइकिल या आप A से चले B पे आए, B से C पे, C से कहाँ पर गया? D पे, D से फिर A पे आ गए। ये पाथ आपका क्या था? अलग है। इसको आप साइक्लिक प्रोसेस करोगे। जब आप A से चले D और D से फिर A पे आ गए, इसका मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर रहा होगा, टेम्परेचर तो फिर वही हो जाएगा। टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ? एंथैल्पी में कोई चेंज हुआ? तो ये सब डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा S, डेल्टा T, ये सभी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होंगे? जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर एक कोई सिलेंडर रोक लिए हैं जिसमें वेटलेस पिस्टन, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। and frictionless।
तो ये जो वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन मान लो यहाँ पर कोई गैस है तो ये यहाँ पर प्रेशर कराएगा और ये प्रेस मतलब जो गैस है ये भी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। दोनों का प्रेशर अगर सेम रख दिया जाए तो पिस्टन में कोई मूवमेंट होगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। मान लो पिस्टन का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन डिफरेंस प्रेशर में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो प्रेशर में डिफरेंस बहुत कम है लेकिन प्रेशर पिस्टन का क्या है, ज़्यादा है, तो होगा क्या, होगा क्या, पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा तो है नहीं, तो ये नीचे आएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 फाइनली नीचे तो आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कैसे नीचे आ गया, ऐसे नहीं आ रहा है, ये कई स्टेप पे नीचे आ रहा है और हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम बनी रहेगी। हर स्टेप पे जैसी भी इक्विलिब्रियम होगी यहाँ पर हर टाइप की इक्विलिब्रियम क्या होगी, बनी रहेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सल प्रोसेस। तो जो रिवर्सल प्रोसेस होते हैं ये अनरियल एंड अनकॉमन होते हैं, मतलब अव्यवहारिक होते हैं, अवास्तविक और अव्यवहारिक होते हैं। इनको लोग थ्योरेटिकली क्यों पढ़ते हैं, लिख लेंगे। ये प्रोसेस carried out very slowly in number of steps, in number of steps, so that at each step equilibrium is maintained. Then process reversal. Then process reversal. Such process is unreal and uncommon. Such process is unreal and uncommon. तो ऐसे प्रोसेस जो हैं अवास्तविक और अव्यवहारिक होते हैं। Such process is unreal and uncommon. तो ऐसे जो प्रोसेस होंगे क्या होगा, अवास्तविक और क्या होगा, अव्यवहारिक। आगे लिखेगा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, आगे लिखेगा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस इसको रिमूव कर दूं, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। Process carried out fastly in a single step. Process carried out fastly in single step. तो ऐसे प्रोसेस जो फास्टली सिंगल स्टेप में कोशिश करेंगे क्या होंगे, इर्रिवर्सिबल। यहाँ किसी भी प्रोसेस पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, किसी भी स्टेप पर यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है, नो इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल में ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने
कितने क्या होंगे? नेचर में जो भी आप देख रहे हो सभी क्या है? नेचर की सारी घटनाएं इर्रिवर्सिबल। तो ये हो गया थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स फिजिकल नेचर। एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू इट्स फिजिकल नेचर। किसी भी सिस्टम की एनर्जी उसके फिजिकल नेचर के कारण, मतलब किसी भी सिस्टम की उसके फिजिकल नेचर के कारण वो एनर्जी होगी, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। यहाँ पर ध्यान है, इट इज सम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी। ये विभिन्न एनर्जी का सब है, लाइक इंटरनल एनर्जी पीटी, ईबी, ईआर, ई, केई, ईएमयू, यहाँ पर T क्या है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, ईवी क्या बेटा? वाइब्रेशनल एनर्जी, ईआर क्या भैया? रोटेशनल एनर्जी। और क्या है? केई, काइनेटिक एनर्जी। और भैया ईएनयू, न्यूक्लियर एनर्जी, पीपीई, पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सी एनर्जी रोटेशनल सर इसका पार्ट नहीं है? एंथैल्पी नहीं होता, एंथैल्पी अलग चीज है। यहाँ पर फिजिकल नेचर के कारण हो रहा है ना, तो कौन सा फिजिकल नेचर है जो इसका इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है? एक बार पूछा गया, जेई में ही पूछा गया, तो लिख लेगा नोट करके। एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, not part of internal energy. Energy due to gravitational acceleration is not part of internal energy. ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन से। Energy due to gravitational acceleration is not part of internal energy. ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा उत्तर कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग फिर से अपनी बातों पर नोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी की बात किया जाए तो आप कहेंगे इट इज स्टेट फंक्शन
It is state function. किसके बारे में बात हो रही है? इंटरनल एनर्जी के बारे में एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. कल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पाया था ना, जहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखे थे वहीं पर ब्रैकेट लिखना एडिटिव. इंटरनल एनर्जी यहाँ पर लिखे थे वहाँ पर क्या लिखना है? एडिटिव. मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है. समझ ना? जैसे 5 ग्राम के 5 ले लो तो कितना हो जाएगा? 25. लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एडिटिव नहीं होगा. आप ध्यान दो, एक लीटर के 3 जगह पे कंटेनर ले लो, सभी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है. मिला दो सबको, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 लीटर. लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर नहीं जुड़ेगा. तो इंटरनल एनर्जी जो है एडिटिव नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है. जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव. हाँ, इंग्लिश स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको भी जोड़ा जा सकता है. Its absolute value cannot be determined. Its absolute value cannot be determined. अगर कहा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि बहुत सारी एनर्जी का क्या है? सम है. But change in internal energy measured but change in internal energy is measured in bomb calorimeter. हर चीज पर ध्यान देगा. जैसा होता है कि चैप्टर में थोड़ा सा कहानी दिखा रहे हैं, सुना ना? अभी तो कहानी चल रही है, आगे न्यूमेरिकल पूरा न्यूमेरिकल लिखा जाएगा. तो आपसे इंटरनल एनर्जी का नाम नहीं लिया, आपसे कहा गया कि एनर्जी डेवलप इज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर. अब आप जानो कि कौन सी एनर्जी है. तो कौन सी एनर्जी होगी? दो चीज को हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर करेंगे. एक इंटरनल एनर्जी को, दूसरा हीट ऑफ कंबशन को. एंथैल्पी को कैलोरीमीटर मेजर करते हैं. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर करेंगे. यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? डेल्टा E इक्वल टू EP माइनस PR. P बार प्रोडक्ट R बार देखते हैं, जाने लगा तो रिमूव करें. It is directly proportional to absolute pressure. So in isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेस देखो ना, यहाँ पर डेल्टा T क्या होगा? डेल्टा T क्या है? 0 है. तो टेम्परेचर की चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो T बदल जाएगा नहीं. तो डेल्टा T आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? 0 है. It is directly proportional to absolute temperature. So in isothermal process, delta E equal to क्या हो जाएगा? 0. जहाँ पे कह दिया जाए प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब वहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. इट इज एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इट इज एनर्जी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर किया गया है, इसका मतलब एनर्जी क्या थी? एनर्जी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. इंटरनल.
theta E equal to 3/2 RT calories per mole for more atomic gas. Theta E equal to 3/2 RT calorie per mole for mono atomic gas. आगे आप निकालेंगे एंथैल्पी। आप आगे जानेंगे एंथैल्पी। तो मोनोटॉनिक गैस की डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगा? 3/2 RT कैलोरी पर मोल। देखो करें इसको एंथैल्पी total heat content of the system. Total heat content of the system. इसी सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को आप एंथैल्पी कहोगे। यहाँ पर ध्यान बेटा मैथमेटिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड है F equal to C plus PV। मैथमेटिक्स से इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर वही तीसरी कहानी इट इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। State function and extensive property. Its absolute value also cannot be determined. Its absolute value also cannot be determined. But change enthalpy is measured in calorimeter. ध्यान रखिएगा इसको कैलोरीमीटर में मेजर करेंगे। कैलोरीमीटर इंटरनल एनर्जी बाउंड कैलोरीमीटर में और इसको या कैलोरीमीटर में। अच्छा अगर एंथैल्पी और अच्छा इसकी एनर्जी आप कांस्टेंट प्रेशर इसकी एनर्जी आप कांस्टेंट प्रेशर ये कांस्टेंट प्रेशर की एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एनर्जी को कांस्टेंट प्रेशर पर मापा गया है तो आप मान रहे वो क्या है? एंथैल्पी है। अगर आपसे कह रहे हैं कि एंथैल्पी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना इंटरनल एनर्जी तो क्या बोलना चाहेंगे यार? क्या कहना चाहेंगे? एंथैल्पी मोर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब जो ज्यादा व्यापक हो या जिसकी चर्चा ज्यादा हो सिग्निफिकेंट देन इंटरनल एनर्जी। रीजन पूछा जाए क्यों? तो अभी ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि एनर्जी एक कांस्टेंट प्रेशर की एनर्जी है और सिस्टम जो भी होता है मोस्टली जहाँ पर लोग स्टडी करते हैं वहाँ पर सिस्टम क्या रहता है? ओपन रहता है। ओपन रहता है इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। ठीक है? because most of the system because most of the process is carried out in open system
प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है कहाँ कैरी आउट किया जाता है ओपन सिस्टम में। यहाँ पर प्रेशर क्या आता है कांस्टेंट आता है। इसका मतलब आप प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर ही एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहना पसंद करोगे, क्या कहना चाहोगे, इंटरनल एनर्जी कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे सर एंथैल्पी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, relation between enthalpy and internal energy. And enthalpy. At constant pressure, ज़्यादा कहानी नहीं, H1 equal to P1 PV in one state। यहाँ पर H2, यहाँ पर P2, यहाँ पर P, यहाँ पर P2 in other state। इक्वेशन 2 माइनस 1 किया जाए तो H2 माइनस H1, यहाँ पर P2 माइनस P1, यहाँ पर P कॉमन ले लिया जाएगा P2 माइनस P1। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, यहाँ पर P डेल्टा V। इक्वेशन 3 हो गया, ये रिलेशन दिखा रहा है। But from gas equation, gas equation P delta V delta N I, so delta H equal to delta E plus delta N I। Equation 3 and 4 represent relation between enthalpy and internal energy। Enthalpy and internal energy। Clear? लिखना से होता है enthalpy and internal energy। तो एक तो ध्यान रखिएगा कि फार्मूला जो आपने डिराइव किया है या रिलेशन बताया, ये नहीं कहा जाएगा कि डिराइव किया है, आपसे कहा जाएगा रिलेशन बताया गया है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है कांस्टेंट प्रेशर पर। या तो दोनों इक्वेशन में आपका प्रेशर P1 P2 नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। ऊपर कर दें इसको, थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा देखिए बेटा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा एम की। आर और टी तो जान ही रहे हैं, बताना पड़ेगा आर क्या है, डेल्टा एम क्या है, NPG माइनस NRG, G फॉर गैसेस। तो NPG number of gaseous moles of fluid, NRG number of gaseous moles of reactant, number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant। अच्छा, अगर आपसे कहा है डेल्टा एच पढ़ा है या डेल्टा ई,
तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे यार? डेल्टा एच बड़ा है, बराबर है या छोटा है डेल्टा ई से? क्या रखिएगा? डेल्टा एच बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है डेल्टा ई से। तो ये नोट करके लिखना, डेल्टा एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन डेल्टा ई। तो डेल्टा एच बड़ा है, बराबर है या छोटा है किससे बेटा? डेल्टा ई से। इसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया। चलो बेटा, अब यहाँ पर देखें कंडीशन में भैया किधर है बेटा? पहला, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, तो डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा आई। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? अब आप यहाँ समझो, फार्मूला भी आपने क्या लिखा था? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी कितना? अब यहाँ पर अगर वैल्यू 0 कर दो तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। इक्वेशन देखा जाए, जैसे मान लो ये n2 सॉरी ये n2 गैस है, ये O2 गैस है, ये 2NO गैस है। अब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर NPG माइनस NRG, तो प्रोडक्ट कितना है? 2, रिएक्टेंट कितना है? 2 बराबर क्या आ गया? 0। यहाँ पर दूसरा डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। यहाँ पर 2SO3 गैस है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एन 3 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 3। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा एन की जगह पे क्या रखोगे? ए। तो ए लिखने कोई मतलब तो है नहीं भैया। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एन लेस देन 0 देन डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखना पड़ा सब लोग, यहाँ पर डेल्टा एन क्या लिखो बताओ? 4 माइनस 2 माइनस 4। सभी लोग समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत है? भाई प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, यहाँ पर 2 लिखिए। रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 + 1 4, तो -2 हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा एच क्या रख रहे हो? तो यहाँ पर -2 RT। यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ तक पढ़ रहे हैं। ऊपर भी पढ़ा गया, यहाँ पे नीचे भी लिखा गया, यहाँ पर फिर लिखा गया। एक बार नीट में, तब नीट नहीं होता था, तब CBSE PMT होता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर and energy at constant volume for given reaction। ये रिएक्शन दिया गया था for given reaction। क्वेश्चन एक था कि what is difference of energy at constant pressure and at constant volume for given reaction। तो ध्यान देना बेटा, इसको अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? कांस्टेंट प्रेशर की एनर्जी पढ़ाया गया था। इसको क्या पढ़ाया गया था? कांस्टेंट वॉल्यूम की एनर्जी पढ़ाया गया ना।
और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक स्टेप आप और आगे बढ़ जाओ। तो एक स्टेप जब आप और आगे बढ़ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 2RT। यही इतना आंसर था, ये इतना क्या था आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एक दूसरे में इक्वेशन पे लिखा देते हैं जिसको समझा रहे हैं। ठीक है, चलो रिमूव करें इसको, भैया बढ़ा दें आगे। चलो लिखो, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी of constant pressure and constant volume। For given waves, उसको बोलेंगे हाँ, ये बोलेंगे कुछ लोग। अभी तक भी काफी हो गया, हाँ कितने गैस है, 4 और ये 6 क्या है, लिक्विड से मतलब है नहीं, गैस से मतलब है। तो ये डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 4 माइनस जी माइनस है ना आरबी। तो प्रोडक्ट 4 है और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना, डेल्टा ई माइनस 6 डेल्टा एन आर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। एक बार जे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन combustion of benzene, heat of combustion of benzene, heat of combustion of benzene
at constant pressure and 27 degree Celsius temperature, कुछ भी theoretically ले रहे हैं, सारे hypothetically है, उसी का देखते हैं क्या डाटा में नहीं मालूम, ठीक है? तो डाटा साहब क्या मतलब आपको कॉन्सेप्ट तरीके से -100 किलो कैलोरी पर find its heat of combustion at constant volume and 27 degree Celsius temperature. अब ध्यान दो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर दिया गया है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूछ रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच दिया गया और डेल्टा ई दिया गया और डेल्टा ई क्या है, पूछ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहले तो कंबशन ऑफ बेंजीन लिखें C6H6। बेंजीन आपका लिक्विड गैस क्या है, ध्यान दो, कंबशन करने पर कार्बन हमेशा CO2 में बदल जाएगा। तो 6 कार्बन है तो 6 CO2 हो गया, और आप हाइड्रोजन लिख रहे हैं 3 मतलब 6, तो हाइड्रोजन किसमें बदलता है, किसमें का लिक्विड में, वाटर में बदलेगा। अब काउंट करो आप, कितना है, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ पर 15/2 ये गैस है। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, NPG माइनस NR हो गया, से -7.5 -1.5, भाई 15/2 को 7.5 ही पाओगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एच कितना है, -100 किलो कैलोरी, डेल्टा ई पता करना है -1.5, आर की वैल्यू कितना रखोगे, किलो कैलोरी में, 2 × 10⁻³ किलो। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर आपको बताया दे रहे हैं, आज फिर बता दे रहे हैं। किसी भी फार्मूले में हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बात कर रहे हैं, अगर कैपिटल टी है तो टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाएगा, किसमें लिखा जाएगा, केल्विन में। और दिया यहाँ पर किसमें गया है, सेल्सियस में। तो T = होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 270 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान दो, 105 में 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 × 9, तो 900 डेल्टा ई -900 × 10⁻³ और यहाँ पर कितना दिया 100, ये 0.9 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर -100 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा, -99.1 ये डेल्टा ई। तो आज की कहानी खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो हम वही चीज इसमें पढ़ाएंगे जो स्पेशली केमिस्ट्री होगा। जो फिजिक्स होगा वो ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हो यार। जैसे कार्नोट इंजन वगैरह है या एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो सब फिजिक्स में पढ़ाया था, वहाँ पर पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। मतलब ये कह लो कि इसमें 2 पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स और थर्मो केमिस्ट्री। तो थर्मो केमिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और डायनामिक्स ये मान के आगे बढ़ाएंगे कि इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको आप ठीक है।